एक हिंदू आरएसएस अगर है तो एक मुस्लिम आरएसएस उसका जवाब नहीं हो सकती। कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो फिर आप आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक, उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, उसकी पिच पे खड़े होकर नहीं खेल सकते। आपको अपनी पिच खुद बनानी होगी। इस इंटरव्यू के बाद आपको और मुझे दोनों को गालियां पड़े। हार्डली मैटर। सच बोलने के लिए गर्दन जाती है तो जाए। पीएफआई में तो हम कभी थे नहीं। मुझे सिर्फ उनकी जो सबसे बड़ी बात गलत लगती थी वो ये कि वो हर चीज़ को सीक्रेट करना चाहते थे। मैं वो अजीबो गरीब इंसान हूँ कि आरएसएस का कैडर भी मुझ पे टूट के पड़ता है, मुस्तकिल गाली देता है, और पीएफआई का कैडर भी मुझ पे टूट के पड़ता है, मुस्तकिल गाली देता है। मेरी आरएसएस से अगर आइडियोलॉजिकल एक मुखालफत है तो वही आइडियोलॉजी अगर कोई और भी अपनाया हुआ है तो मेरी वही मुखालफत उससे भी होगी। बिल्कुल, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो पीएफआई हो। बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई वो कश्मीरियों की हैं, पंजाबियों की हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, या नक्सलियों की, लेफ्टिस्ट की हैं। मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं है। तो न रेडिकलाइजेशन में मुसलमान है, न आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में मुसलमान है। इससे ज़्यादा आप इस मुल्क के मुसलमानों से क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में तमाम कम्युनिटीज़ अपनी शनाख्त की सियासत करके इक़्तिदार में आ जाती हैं और मुसलमान अपने डेवलपमेंट के बुनियाद पर, अपनी पॉलिटिकल स्पेस की बुनियाद पर उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है जिसने मुल्क को अगर पीछे डाल रखा है किसी चीज़ ने, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसे मुसलमान के अलावा किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, सबने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो ये हुआ रहमानी साहब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएफआई को किसी भी तरह से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कह के नहीं देखना है, यानी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई नहीं थी। देखिए, बहुत बड़ी मसला हमारे साथ ये है कि हमारे सामने जो लीडरशिप आके खड़ी होती है, चाहे वो इंडिविजुअल लीडर्स हों या वो कम्युनिटी लीडरशिप हो, वो लीडरशिप हमेशा कम्युनिटी को धकेल के किसी कोने पे लाके खड़ा करना चाहती है। अच्छा। वो उसको मिक्स नहीं होने देना चाहती। वो उसी किस्म के इश्यूज रेस करती है। मसलन ये कि अगर बजट आ रहा है, मान लीजिए नेशनल बजट आ रहा है, तो नेशनल बजट पे अगर कोई चर्चा हो रही है, मुल्क में डिबेट हो रही है कि बजट अच्छा है या बुरा है, और उसमें कोई मुसलमान लीडर से सवाल किया जाए, तो मुसलमान लीडर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आप माइनॉरिटी का जो बजट मिला है उससे आप मुतमईन हैं या नहीं। अरे भाई, मुझे पूरा कंसर्न है पूरे देश के बजट के साथ, आप खाली माइनॉरिटी में मुझे क्यों बांधना चाहते हैं? इसी तरीके से जो सारे इशू है, कभी ट्रिपल तलाक का इशू ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या मुस्लिम इंडिविजुअल्स लेके खड़े होते हैं, उस पर बहस करते हैं, अदालत में हार जाते हैं। हिजाब का इशू लेके खड़ा होते हैं, उसमें भी कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं। जो नॉन इश्यूज हैं कम्युनिटीज़ के, तो उन इश्यूज़ को लेके लोग खड़े होते हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद का इशू के बारे में मैं आर्डेंट सपोर्टर हूँ। बाबरी मस्जिद का दुनिया जानती है, लेकिन 1984 में जिस वक्त सैयद शहाबुद्दीन साहब और अब्दुल्ला बुखारी साहब दिल्ली में रैली बुला रहे थे, मैं उस वक्त उसकी मुखालफत कर रहा था। अच्छा। उस वक्त मैं उसकी मुखालफत 84 में कर रहा था कि हमको ये इशू जो कोर्ट में है, कोर्ट की बुनियाद पे लड़ लें, इसको अवामी सतह पे लेके ना आए। ये उस वक्त मेरी ओपिनियन थी। और मेरे अलावा अगर इस मुल्क में किसी और की ओपिनियन, मैं तो इंडिविजुअल तालिब इल्म था, कॉलेज में पढ़ता था उस ज़माने में, जमीयत उलमा की थी ये ओपिनियन, और इसके अलावा किसी की नहीं थी। लेकिन आप उसे जब पब्लिक डोमेन में लेकर आए तो आप देखें 1989 में बीजेपी ने पालनपुर में अधिवेशन किया और उसमें बाबरी मस्जिद का इशू उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद तब से लेके 1990 से लेके आज तक पोलराइजेशन की जितनी बड़ी पॉलिटिक्स इस मुल्क में हुई है, इससे पहले हजारों साल की तारीख में कभी नहीं हुई थी, जो 30 साल में हुई। तो ये बताइए, सरकार ने पीएफआई को बैन करके ठीक किया? जब इतनी सारी बातें अब हमारी हो गई हैं, तब कर रहा हूं मैं ये सवाल, क्या सरकार ने पीएफआई को बैन करके सही किया, और 5 साल के लिए बैन करके सही किया? देखिए, डेमोक्रेसी में किसी को बैन करना मुझे नहीं लगता कि कोई मुनासिब तरीका है कार है उसको रोकने का। देखिए, आरएसएस 3 बार बैन हुई तो क्या हुआ? आज इक़्तिदार में है। तो आप फ्रिंज एलिमेंट्स को या रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को अगर बैन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं टेलीविज़न पर, मीडिया के ज़रिए उसको हाईलाइट करते हैं, जैसा कि पिछले 8 साल में पीएफआई को प्रचार किया गया, बाकायदा मीडिया के ज़रिए उसको एक प्रमोशन दिया गया, वो प्रमोशन अगर आप रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो आप उसे बैन करने के नाम पर उसे ताकत दे रहे हैं। मतलब पीएफआई की भी तुलना आरएसएस से आप कर ही रहे हैं कि आरएसएस को बैन होना चाहिए। आपकी बात से तो मैं यही निकाल रहा हूं।
नहीं, वो तो हो चुकी है 3 बार बैन। नहीं, अब क्योंकि अब तो कहाँ आरएसएस इस वक्त तो सर चढ़ के बात कर रही है, और मुसलमानों के जितने धर्मगुरु हैं वो सब आरएसएस के चीफ से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। आरएसएस चीफ खुद मदरसों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। अब क्या एतराज है आरएसएस से? मेरा ये ओपन स्टेटमेंट रहा है हमेशा से, बहुत ज़माने से। मैंने कई बार कही है ये बात आपसे भी और पब्लिक डोमेन में भी, कि मैं आरएसएस को इस मुल्क का अकेला स्टेक होल्डर नहीं मानता। ठीक है, आरएसएस स्टेक होल्डर अकेले नहीं हो सकती। इस मुल्क में स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सिविल सोसाइटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन इसके अलावा दूसरी आइडियोलॉजीज भी इस मुल्क में है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को अभी तक इस मुल्क में मैक्सिमम अगर कोई ताउन मिला, डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में आप वोटों से गिनते हैं किसको कितना मिला है। 140 करोड़ लोगों के देश में जहां 100 करोड़ वोटर आज मौजूद हैं, उसमें 23 करोड़ वोट मिला है आरएसएस की आइडियोलॉजी को, सिर्फ 23 करोड़ वोट मिला है। तो आज 117 करोड़ लोग उसके खिलाफ हैं। तो आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को स्टेक होल्डर कैसे मान सकते हैं? मुसलमानों का एलीट तबका भी तो मिला है आरएसएस को। देखिए, मुझे याद है एक 2004 में अटल बिहारी हिमायत कमेटी भी बनी थी, वो भी मुसलमानों ही ने बनाई थी। उस वक्त लग रहा था, शाइनिंग इंडिया के नारे लग रहे थे कि वाजपेयी जी दोबारा जीत के आ जाएंगे। उस वक्त मुसलमानों का यही एलीट अटल बिहारी हिमायत कमेटी बनाया हुआ था। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ना अटल बिहारी हिमायत कमेटी दिखाई दी, ना वो लीडर है, सब पानी में बह गए। सच को सच कहिए और उतनी जुर्रत रखिए कि आप सच को सच कहें। आरएसएस के साथ भी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस की बड़ी तादाद है। बजरंग दल है, हिंदू सनातन संस्था है, अभिनव भारत है, दुर्गा वाहिनी है, इस तरह की बहुत सारे, राम सेना है, और विश्व हिंदू परिषद है, लंबी लिस्ट है। इट्स अराउंड 100 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन जो हथियारों की ट्रेनिंग दे रही हैं, खुलेआम दे रही हैं, जो ये कह रही हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमको हथियार उठाना है, जदीद हथियार उठाना है। लोग बोल रहे हैं, धर्म संसदें मुनाकिद कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं। तो बैन अगर करना है तो इन तमाम लोगों, मैं इसका कायल कह रहे हैं कि बैन के कायल नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं कि बैन हो, बल्कि जो लोग ये एक्टिविटीज कर रहे हो उनको उठा के बहुत ही सख्त धाराओं में जेल में डाल देना चाहिए, कि वो पैरालाइज हो जाए, आगे चल के कुछ कर ना सके और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल करे। तरीका और इलाज तो ये है। आप वो करने की बजाय जब बैन करते हैं तो उठा के आप उनको प्रमोट करते हैं। आरएसएस का प्रमोशन हुआ बैन के जरिए, बैन्स के जरिए आरएसएस का प्रमोशन हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बैन, आपने पीएफआई को कर दिया, आपके पास होंगे उसके सबूत, क्या सबूत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं उनको उठा के जेल रसीद कीजिए, उन पे सख्त धाराएं लगाइए, वो जेलों के बाहर ना आ सके, और ईमानदारी के साथ कीजिए, इस पे राजनीति ना कीजिए। तो तब मोहन भागवत का मुस्लिम एलीट तबके से मिलना कामयाब हो जाएगा? मान लेंगे कामयाब आप फिर? देखिए, मुझे नहीं मालूम मुस्लिम एलीट तबका कौन मिला है। एसवाई कुरैशी मिले हैं, जमीरुद्दीन शाह मिले हैं, इमाम उमैर इलियासी से खुद आकर मोहन भागवत मिले हैं, देखिए मदरसे में भी गए हैं। उमैर इलियासी आइडियोलॉजिकली बिलोंग करते हैं आरएसएस को। चलिए, उनका ये तो सब जानते हैं, इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। उमैर इलियासी ने छुपाया भी नहीं कि वो आरएसएस के आदमी हैं, वो कहते हैं। ऐसे और बहुत सारे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरा बना हुआ है, उसमें भी 50-60 हज़ार लोग मौजूद हैं, वो अपने आप को अलाइन करते हैं। लेकिन ये जो बाकी लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है सरकार में रहते हुए, ये बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर रहे हैं। क्या ये लोग उस वक्त मुसलमान नहीं थे? इनका इस्लाम रिटायरमेंट के बाद जागा है, और जिन लोगों का इस्लाम रिटायरमेंट के बाद जागे वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो लीडर नहीं है। सीधी बात है। सही। एक आखिरी सवाल अब आपसे, ये मुझे बता दीजिए कि 5 साल के लिए जो बैन लगाया गया है, क्योंकि आपने बता दिया कि टाइम बाउंड कोई भी तंजीम अभी तक बैन नहीं हुई है, अकेली पीएफआई है, 5 साल के लिए उस पर जो बैन लगाया गया उसके ज़रिए सरकार क्या चाहती है। और एक सवाल आ गया जो ओवैसी की बात आपने की उस पर, और मुस्लिम तबके पर और मुस्लिम रहनुमाओं पर। पीएफआई पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे आप हैं, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पीएफआई पर बाकी मुस्लिम रहनुमा ऐसे साइड चलते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम फला तंजीम है, हमसे सिर्फ हमारी बात करो। कोई कह रहा है कि हम पीएफआई के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई कह रहा है हमने बयान दे दिया, एक बार दे दिया तो दोबारा बयान ही नहीं देंगे। ऐसा क्यों? पीएफआई से ठीक है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन बोलने में क्या परेशानी? पीएफआई कभी भी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना।
कभी या भी इनसे जुड़ी भी नहीं? किसी से जुड़ी हुई भी नहीं थी और मेन स्ट्रीम भी नहीं थी, और वो कोशिश करते रहे मेन स्ट्रीम में आने की, ये वो कभी मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए। और एक बात याद रखिए, इस मुल्क की तारीख में मुझे तो कम से कम याद नहीं है कि कोई मूवमेंट साउथ इंडिया से उठा, कोई भी मूवमेंट, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जो भी हो, कोई मूवमेंट साउथ इंडिया से उठा हो पूरे देश पे छा गया हो, ऐसा कोई मूवमेंट कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं हो सकता है कि हो। तो पीएफआई भी इसलिए कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आई, एक साइड स्ट्रीम में वो एक कोशिश कर रहे थे, उनको ताउन मिला मीडिया का, उसकी वजह से उनकी थोड़ी पहचान बनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीडर, मेरा ख्याल है कि एक रीज़न है कि उनका कोई राब्ता इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं था, तो कोई ओपिनियन क्या देगा। एक चलिए आखिरी बात, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो गया है, व्यूवर्स को बता दूं, आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिएगा। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, क्योंकि रहमानी साहब एसडीपीआई में रह चुके हैं, भले ही ये उसको मानते हो कि इनकी गलती है, लेकिन पीएफआई का समर्थन भी ये करते थे और एसडीपीआई में रहते भी थे और एसडीपीआई के नेता भी थे, सरगर्म कारकुनान में से एसडीपीआई के और बड़े नेताओं में थे। आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल है, बिल्कुल इंटरव्यू खत्म। आप एसडीपीआई में रहे, एसडीपीआई पीएफआई की पॉलिटिकल विंग, ठीक है, तमाम जो सियासी मामला थे वो एसडीपीआई देखती है। आपने एसडीपीआई में रहते हुए क्या पीएफआई को वैसा माना जैसा सरकार आज पीएफआई को बता रही है? टेरर फंडिंग, देश को तोड़ने की साजिश, देश में आतंकवाद फैलाना, 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा, ये 5 पॉइंट है। माना आपने या नहीं? मुझे कभी भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी पीएफआई से, या पीएफआई में तो हम कभी थे नहीं। मुझे सिर्फ उनकी जो सबसे बड़ी बात गलत लगती थी वो ये कि वो हर चीज़ को सीक्रेट करना चाहते थे। यानी करते थे, सीक्रेट करते थे, सीक्रेट करना चाहते थे। इवन पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कुछ सीक्रेट नहीं होता, सियासी जमात का मतलब ये होता है कि वो खुल के वो ऐलान करके काम करेगी, सीक्रेट कुछ नहीं रखेगी। वो हम लोग का तो पीएफआई से कोई ताल्लुक ही नहीं था। नहीं, पॉलिटिकल विंग तो थे। नहीं, पॉलिटिकल विंग दो तरह के हैं ना उसमें कैडर। एक कैडर वो है जो पीएफआई से आया है, एक कैडर वो है जो हम जैसे लोग चले गए। मगर हम बयान जब आपका लेते थे तो आप पीएफआई का समर्थन करते थे। वो तो उसका पॉलिटिकल विंग होने से मैंने कभी इंकार नहीं किया कि एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। ये तो आंखों देखी खुली बात है, इसका इंकार करना बेवकूफ़ी की हरकत है। मैंने कभी भी इंकार नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुल के कहा है और इसके लिए पूरा पीएफआई और एसडीपीआई का कैडर मुझ पर टूट पड़ा है। मैं वो अजीबोगरीब इंसान हूँ कि आरएसएस का कैडर भी मुझ पर टूट के पड़ता है, मुस्तकिल गाली देता है, और पीएफआई का कैडर भी मुझ पे टूट के पड़ता है, मुस्तकिल गाली देता है। और मैं ये कहता हूं कि मेरी आरएसएस से अगर आइडियोलॉजिकल एक मुखालफत है तो वही आइडियोलॉजी अगर कोई और भी अपनाया हुआ है तो मेरी वही मुखालफत उससे भी होगी, बिल्कुल, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो पीएफआई हो। तो चाहे एक हिंदू आरएसएस अगर है तो एक मुस्लिम आरएसएस उसका जवाब नहीं हो सकती। आप अगर ये कह रहे हैं, और मैंने पार्टी में खड़े होकर ये बात बार बार उठाई है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आरएसएस से है, हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो फिर आप आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक, उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, उसकी पिच पे खड़े होकर नहीं खेल सकते। आपको अपनी पिच खुद बनानी होगी। ये मेरा इख्तलाफ रहा है और जिस उनके इस्लाम साथ। की आप बात करते हैं, जिस मुसलमान की आप बात करते हैं, वो इस्लाम तो ये सिखाता ही नहीं। आप कमेंट्स पढ़ के देखिए, जो मैंने पढ़े एसडीपीआई के लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं अभी मेरे ऊपर जो गाली दे रहे हैं, क्या वो इस्लाम है? बिल्कुल नहीं। क्या वो इस्लामी तरीक़ाकार है? तो आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े इस्लामिस्ट हैं, तो फिर आपके जो वतीरा है रोजमर्रा की जिंदगी, उसमें इस्लाम की कोई एक झलक तो मिलनी चाहिए। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद आपको और मुझे दोनों को गालियां पड़े। हार्डली मैटर, सच बोलने के लिए गर्दन जाती है तो जाए। हमने हमेशा, मेरी 50 साल की जिंदगी में मुझे एक बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समझा गया है। हमेशा इस मुल्क के मीडिया ने और पूरे मुल्क ने मुझे इसी हैसियत में पहचाना है। मैंने बहुत बड़ी सियासी गलती की थी एसडीपीआई में जाके, जिसने मेरे चेहरे को उसी दिन बदल दिया, और 3 साल वो बदला रहा, और आज तक मेरे चेहरे से एसडीपीआई का वो दाग छुटा नहीं है। इसकी मुझे तकलीफ़ है और मैं इसका इजहार खुले तौर पर करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की थी। एसडीपीआई का भूत मेरे वजूद से अभी तक चिमटा हुआ है, दूर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब, पूरे मुद्दे पर हमसे खुल के बातचीत करने के लिए। तफसील से बात कर रहे थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी, एमपीसीआई के नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई हिंदुत्ववादी संगठन यानी आरएसएस
मुस्लिम आरएसएस बनकर अगर सामने खड़ी होगी तो उसकी मुखालिफत की जाएगी और उसके साथ जो कुछ होता है उसका इस्तकबाल भी किया जाएगा, लेकिन बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। सरकार के लिए इन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप बैन कर देते हैं और टाइम बाउंड बैन करते हैं, यह उसका हल नहीं है, यह उसका किसी भी तरह से सॉल्यूशन नहीं है। आप उठाइए, जेल में डाल दीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, चाहे उसमें कोई भी XYZ तंजीम हो। इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके ये पूरी बातचीत। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।